हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन मानी लीनियर प्रोग्रामिंग। यहां से कुछ बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो 6 नंबर का तो कोई प्रश्न आता ही नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का आ सकता है अथवा 2 नंबर का आ सकता है और एक प्रश्न आपका 5 नंबर का निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 6 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। आप इनको बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझ लें। कुछ 3 या 4 प्रकार के प्रश्न हैं, 3 प्रकार के, 4 नहीं, 4 प्रकार का। हम चौथा प्रकार का प्रश्न इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर कुछ प्रश्न एक ऐसा भी आ सकता है जो आपका इबादत रूप में समस्याओं को दिया जाएगा। ठीक है, उसका हमें गणितीय सूत्रीकरण करना है और फिर इसके बाद उसको हल करना है। तो प्रोसेस वही हो जाएगी जो आपकी हमने बताया कि 3 प्रकार के जो प्रश्न हैं उसी प्रकार से आपका जो जब हम उसको गणितीय सूत्रीकरण कर लेंगे तो फिर हम उसको उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे कि आपको सीधे सीधे सवालों में हल करना है। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल जो प्रश्न दिए जाएंगे उनमें क्या क्या होता है आपको ये पहले समझ लेना है। आपको प्रश्न में असमकाएं दी जाएंगी और उसके बाद एक उद्देश्य फलन दिया जाएगा। उस उद्देश्य फलन का हमें न्यूनतमीकरण मान मतलब न्यूनतम मान ज्ञात करना है अथवा अधिकतम मान ज्ञात करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी प्रश्न में कहा जाए बस हमें उसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, करना कैसे कैसे है उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझ लो। फिर इसके बाद किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी नहीं रहेगी। एक प्रश्न आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो हम ये कह सकते हैं कि सारे प्रश्न आपके खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं और इससे पहले कि हम प्रश्न स्टार्ट करें आपसे वही अपील, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं जो आपको लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमने आपको जैसे कि बताया कि आप जब एक प्रश्न हल कर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर तो आपके सारे प्रश्नों का हल बहुत अच्छे तरीके से आसान तरीके से हल हो सकता है। ठीक है, तो आप देखें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहां पर जो प्रश्न लिया है एग्जाम्पल के तौर पर भी लिया है और साथ साथ बोर्ड एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट की दृष्टि से भी हमने लिया है। तो यहां पर आपको समझना है हर प्रश्न में यही सब कुछ दिया जाएगा, भाषा भी यही लिखी होगी। लिखा है आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमें व्यवरोध या अवरोध, देखो दोनों एक ही बात है। ठीक है, यह हमें दिया जाएगा कि x और y इन दोनों का योगफल 24 हो सकता है या 24 से छोटा होगा। इसी प्रकार 2x प्लस y का मान 32 हो सकता है या 32 से छोटा होगा। और x और y दोनों ही शून्य हो सकते हैं या शून्य से बड़े हो सकते हैं। और जबकि एक उद्देश्य फलन हर प्रश्न में आपको z से प्रदर्शित किया जाएगा तो z बराबर यहां पर हमें दिया गया है 150x प्लस 250y जिसका कि हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, हर प्रश्न में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो z का मान दिया जाए उसका हमें यहां पर न्यूनतम मान ज्ञात करना हो, किसी प्रश्न में अधिकतम मान ज्ञात करना है तो किसी में न्यूनतम मान ज्ञात करना है। और जबकि किसी प्रश्न में ऐसा भी कह सकता है कि इसमें z का अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान हमें दोनों मानों को पूछा जा सकता है। ठीक, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। आप एक एक सवाल की प्रोसेस समझने के लिए आपको एक एक पॉइंट बाई पॉइंट समझना है। ठीक, पूरे हर सवाल अगर आपने अच्छी तरीके से एक प्रश्न अच्छे से समझ लिया तो आपके सारे प्रश्नों का हल बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। तो यहां पर देखो क्या करना है, सबसे पहले ये असमकाएं दी जाएंगी। असमकाओं का क्या मतलब है? असमकाओं का मतलब असमीकरण। ये जो समीकरण हमें ये असमकाएं दी गई हैं या असमीकरण दिए गए इनको सबसे पहला काम है इनको हमें समीकरण में बदलना है। तो यहां पर हम रैखिक समीकरण में इसको बदल दें, सबसे पहला काम तो यही करना है। x प्लस y बराबर यहां 24 लिखना है। ठीक है, ये जो असमका का निशान इसको खत्म करके बराबर 24 लिख दें और फिर इसके बाद में यहां पर इस रेखा को हम अंतःखंड रूप में बदल दें। हर प्रश्न में यही करना है, एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट समझें। यहां लिखना है x बटे 24 प्लस y बटे में 24 बराबर में 1। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। यहां पर 1 ले आना है इसलिए हमने 24 से भाग कर दिया। हर प्रश्न में करना है, हमने बताया आपको। तो अब यहां पर इस रेखा को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो x अक्ष पर जो बिंदु मिलेगा उसको हम a नाम दें और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 24,0 और y अक्ष पर जो b बिंदु मिलेगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,24। अब आप याद रखिए किसी भी रेखा को ग्राफ पर अगर हम प्लॉट करते हैं तो 2 बिंदु तो चाहिए, 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तभी तो रेखा बनेगी, सीधी सीधी सी बात।
तो यहां पर हमने दो बिंदु निकाल लिए, एक तो एक्स अक्ष पर हो गया, एक वाई अक्ष पर हो गया। इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम जब मिला देंगे तो आपकी एक रेखा ये वाली तैयार हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बराबर 24 वाली रेखा बन जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको दूसरी वाली असमका को भी रैखिक समीकरण में बदलना है। देखो दूसरी असमका क्या दी गई है, 2x प्लस में y बराबर में यहां 32 लिख दें, ठीक है। इसको हम समीकरण के रूप में बदल दें और अंतःखंड रूप में बदलेंगे तो यहां 32 का भाग कर दें। 32 का जब भाग करेंगे 2 से कट जाएगा तो आपको x बटे 16 मिलेगा प्लस y बटे ये 32 मिलेगा बराबर यहां 1 लिख दें। तो ये भी रेखा आपकी देखो जो जब हम प्लॉट करेंगे तो x अक्ष पर कहां काटेगी, x अक्ष पर जो बिंदु मिलेगा उसको हम C नाम दे देते हैं और वो हो जाएगा 16,0, जबकि y अक्ष पर जो बिंदु मिलेगा उसका नाम हम D दे देते हैं, उसके निर्देशांक आपके 0,32 हो जाएंगे। बोलो बात ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पर प्लॉट पहले करेंगे, फिर इसके बाद आगे की प्रोसेस। अब देखो इन रेखा को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखो क्या करना है, एक आपको यहां पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है और ये आपकी एक क्षैतिज रेखा खींचनी है, ठीक है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष मानेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष मानेंगे और इसके बाद में यहां पर देखो हम इन बिंदुओं को ए और बी बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो ए बिंदु के निर्देशांक है 24,0, तो यहां पर 24 इकाई के खाने बनाने में थोड़ी असुविधा हो सकती है, क्योंकि यहां पर थोड़ा जगह कम होती है, इसलिए एक काम करते हैं कि 4 इकाई का कुछ पैमाना मान लें, 4 इकाई का 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो एक ये जो आपका सेंटीमीटर वाला खाना है उस पर हम 4 लिख देते हैं, दूसरा खाना है उस पर 8 लिख दें, यहां हम 12 लिख दें, यहां हम 16 लिख दें, यहां हम 20 लिख दें और यहां हम 24 लिख दें, ठीक। ये आपका 4 इकाई का हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार वाई अक्ष पर भी मान लेते हैं, यहां पर लिख दें 4, फिर यहां लिख दें 8 और ये आपका 12 लिख दें, ये आपका 16 लिख दें, इसको 20 लिख दें और इसको हम 24 लिख दें और इसको हम 28 लिख दें और 28 4 32, यहां पर हम इसको 32 लिख दें, ठीक है। ये आपका हो गया 32। बोलो भाई इतना ठीक है। इसके बाद में अब देखो हमें रेखा प्लॉट करनी है, पहली ए बी रेखा जो है उसको बनाना है 24,0, तो ये आपका बिंदु 24 है, इसको यहां लिखेंगे 24,0, ये बिंदु आपका ए कहलाएगा और इसके बाद में बी बिंदु बनाना है 0,24 लिखना है, तो ये वाई अक्ष पर मिलेगा बिंदु 0,24, ये आपका 0,24 बिंदु यहां पर हो जाएगा, इसको हम बी नाम दे दें और ए बिंदु को बी से मिला दें। तो इस तरीके से ये आपके पास एक रेखा ए बी तैयार हो जाएगी, जिसका कि समीकरण आपका कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर में 24। बोलो इतना ठीक है। ये ए बी रेखा हो गई। इसके बाद में एक दूसरी रेखा हमें सी डी वाली बनानी है, उसके निर्देशांक हैं 16,0, तो यहां पर देखो ये आपका 16 लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर 16,0 बिंदु मिलेगा, इसको हम सी नाम दे देते हैं और डी बिंदु ये 0,32, तो यहां पर 0,32 नाम दे दें, इसको हम डी नाम दें और डी बिंदु को ये आपको सी से मिला देना है। ये आपकी एक रेखा हो गई सी डी। इस रेखा सी डी को हमें देखो क्या करना है, सी डी है ना, ये आपका 16 है, ये है 16 है ना, ये बिंदु इसको हमने सी नाम दिया है, ये आपका 16,0 बिंदु है, ठीक। अब देखिए ध्यान से समझें, ये रेखा जो है इसका नाम हमने जो सी डी रेखा है उसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस में y बराबर में 32। बोलो यहां तक इतना ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब क्या करते हैं कि जो रेखा ए बी है, इस रेखा ए बी का हल क्षेत्र कहां है ये ढूंढना है हमें। तो रेखा ए बी का जब हल क्षेत्र ढूंढे तो उसके लिए आपको प्रोसेस याद रखनी है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से आपको संतुष्ट कराना है, हर सवाल में एक ही काम करना है। जो रेखा ए बी है उस रेखा ए बी जो असमका ए बी, बल्कि ये असमका की बात करें, जैसे ये लिखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24, ये आपका है ना। तो इसमें क्या करेंगे, x का मान 0 लिखेंगे, y का मान 0 लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 24। तो बताओ ये आपका सत्य लिखा है या असत्य? ये बिल्कुल एकदम सत्य लिखा हुआ है, क्योंकि 0 छोटा है 24 बड़ा है, ठीक है। ये सत्य लिखा है, तो इसका मतलब अगर ये सत्य सिद्ध होता है तो रेखा जो ए बी है इसका हल क्षेत्र कहां होगा, जहां से हम संतुष्ट करा रहे हैं, मूल बिंदु से संतुष्ट करा रहे हैं, तो इसका मतलब इस ए बी रेखा का जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर होगा। मतलब इस तरीके से देखो, ध्यान दें, इस तरीके, ठीक। ये ए बी रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा, मूल बिंदु की ओर, ठीक है, इधर की ओर। इसी प्रकार बिल्कुल जो सी डी रेखा है उसका भी हमें हल क्षेत्र ढूंढना है। तो रेखा सी डी जो है उसका हल क्षेत्र ढूंढने के लिए जो असमका आपकी ये दी गई है, देखो यहां लिख देते हैं हम
2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 32, और इसमें भी आपको 0,0 से संतुष्ट कराना है। तो देखो संतुष्ट ये भी हो रहा है, ये भी बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। तो अगर ये सत्य है तो इसका मतलब ये है कि इस रेखा AB का हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की ओर होगा। तो चलो हम यहां पर इसको इस प्रकार से लिख दें, ये रेखा AB है, इसका भी हल क्षेत्र देखो इधर ही की ओर होगा। ठीक है, ये रेखा जो CD है इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इधर की ओर होगा। अब आप देखो ध्यान से समझें, हम ये कह सकते हैं कि इस रेखा AB का जो हल क्षेत्र है वो भी देखो इधर की ओर है। ये देखो ध्यान दें, इधर की ओर। ठीक, ये इस रेखा AB का हल क्षेत्र इधर की ओर है, और रेखा जो CD है उसका भी हल क्षेत्र आपका देखो इधर की ओर है। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का जो कॉमन क्षेत्र है वो आपका कौन सा हो गया, OC। इस पर कोई हम प्रतिच्छेद बिंदु E नाम दें तो OCE और B, ये आपका टोटल ये क्षेत्र जो है वो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, जिसको हम कह सकते हैं सुसंगत क्षेत्र। क्या कह सकते हैं, सुसंगत क्षेत्र कह सकते हैं, OCEB। ये क्षेत्र आपको मिल गया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सुसंगत क्षेत्र। देखो ध्यान दें, ई बिंदु के पहले निर्देशांक ज्ञात करें। पहले ई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रेखा AB और रेखा CD को हल करें। देखो ध्यान दें, रेखा AB को कैसे हल करोगे, x प्लस y बराबर 24 लिख दें। रेखा CD को हम हल करेंगे, देखो ये है हमारी रेखा CD, 2x प्लस y बराबर में 32 लिख दें। इन दोनों को हल करने का मतलब इन दोनों को हम घटा दें, तो घटाने से माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये देखो y से y कैंसिल हो जाएगा। यहां से x में से 2x घटेगा, माइनस का x, और बराबर में इधर यहां घटेगा तो माइनस का 8 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। इस x का मान यहां लिख दें तो y का मान मिल जाएगा। तो देखो यहां पर हमें मिल जाएगा 8 प्लस y बराबर में 24, और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 24 माइनस का 8 बराबर में कितना। तो इसको यहां पर अब हम रफ कर देते हैं। चलो लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। इस प्रकार से देखो ई बिंदु जो हमें मिला। अब हम क्या करते हैं, हमें देखो जो OCEB ये आपका जो क्षेत्र है सुसंगत हल क्षेत्र, देखो ध्यान दें, ये आपका इतना देखो ध्यान दें, इतना ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र मिल गया। ये परिबद्ध, देखो ये बाउंडेड है ना, ये घेरा हुआ है, एक्स अक्ष से घेरा है। देखो अब आपको एक बात और समझनी है, ये जो बात आपको दी गई है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब कोई रेखा जैसे ये लिखी है x बराबर 0, ये y अक्ष का समीकरण होता है। तो ये y अक्ष है, y अक्ष का समीकरण ये है, और इसमें लिखा है ग्रेटर देन भी, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो है। तो इसका मतलब x अक्ष, ये जो सॉरी y अक्ष है, y अक्ष के दाईं ओर, मतलब ये y अक्ष के अधिक, मतलब दाईं ओर, और ये लिखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये y अक्ष का समीकरण और उससे अधिक, इसका मतलब ये x अक्ष के ऊपर। तो ये y अक्ष के दाईं ओर, x अक्ष के ऊपर का मतलब हो गया प्रथम चतुर्थांश में। ठीक, तो इसमें यहां पर x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जहां भी हर प्रश्न में लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब आप समझिए कि ये आपके प्रश्न कह रहा है कि इसका जो फिजिबल रीजन है, मतलब सुसंगत हल क्षेत्र है, वो कहां पर है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये टोटल मिला के जो आपके सुसंगत हल क्षेत्र है उसके कोणीय बिंदु देखना है। यहां पर पहले लिख देते हैं सुसंगत हल क्षेत्र। हल क्षेत्र कौन सा है, देखो सुसंगत हल क्षेत्र, इसको लिख देते हैं O, यहां से OCE, BO, ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र है। इसके कोणीय बिंदु देखो कौन से हैं, कोणीय बिंदु यहां लिख दें, कोणीय बिंदु मतलब कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। देखो ध्यान दें, एक बिंदु आपका जो O है उसके निर्देशांक हैं 0,0, एक बिंदु C है उसके निर्देशांक आपके 16,0 हैं, और एक बिंदु है आपका E जिसके की निर्देशांक आपके 8,16 हैं, और एक बिंदु है B जिसके की निर्देशांक आपके 0,24। ठीक, तो इस प्रकार से ये कोणीय बिंदु मिल गए। अब इन कोणीय बिंदुओं पर हमें क्या करना है, z का अधिकतम मान ज्ञात करना है कि किस बिंदु पर किन्हीं में से, इन OCEB किन्हीं बिंदुओं में से, मतलब इनमें से किसी एक बिंदु पर आपको z का सबसे अधिकतम मान मिलेगा, तो वही आपका z का अधिकतम मान हो जाएगा। तो यहां पर एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। यहां लिख दें कोणीय बिंदु, यहां लिख दें कोणीय बिंदु, और यहां पर लिख देते हैं हम
कोणीय बिंदु के बाद यहां पर लिख देते हैं z बराबर हमें दिया गया है 150x प्लस 250y। ठीक है, इस प्रकार। तो यहां पर कोणीय बिंदु कौन से हैं? एक तो है 0,0, एक बिंदु है आपका C जिसके की निर्देशांक आपके 16,0 हैं, एक बिंदु है E जिसके की निर्देशांक आपके 8,16 हैं, और एक बिंदु है B जिसके की निर्देशांक आपके हैं 0,24। ठीक है, 0,24, इतना ही तो है। अब इन कोणीय बिंदुओं पर z का मान देखेंगे कहां पर अधिकतम आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले x का मान 0 लिखें, y का मान 0 लिखें, तो यहां पर तो देखो z का मान 0 हो जाएगा। x का मान 16 लिख दें, y का मान 0 यहां पर लिख दें। देखो ध्यान दें, 150 x का मान 16 लिख दें प्लस 250 y का मान 0 लिख दें, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहां पर इसमें मल्टीपल करेंगे, देखो 0 और 16 पंचे 80, हासिल में 8, 16 एकम 16 और 8 24, तो ये तो आपको यहां पर 2400 लिखना है। ठीक है, ये क्या लिखना है? 2400। तो देखो यहां पर ई बिंदु पर चेक करते हैं, यहां पर हम z की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 150, x का मान 8 लिखें प्लस 250 और y का मान 16 लिख दें। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना 0 और 8 पंचे 40, 8 एकन 8 4 12 लिख दें, प्लस का निशान इधर देखो 16 0 हो जाएगा, 16 पंचे 80, हासिल में 8 लिख दें, 16 दूनी 32 और 8 40। ठीक है, तो यहां पर 0 0 और ये 2 और ये आपका 5, तो ये हो गया 5200। कितना हो गया? 5200। और इसके बाद बी बिंदु पर भी देखो हमें चेक करना है z का मान। तो बी बिंदु पर कैसे चेक करोगे? यहां पर देखो 150, x का मान 0 लिख दें प्लस 250, y का मान हम यहां 24 लिख दें। ठीक है, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा और प्लस का निशान ये 0 और 25 चौको 100, हासिल में 10, 25 दूनी 50, 10 60 मानी 6000 हो जाएगा। इसको हम यहां लिख देते हैं 6000। ठीक है, तो अब आपको देखो ध्यान से समझना है कि किस बिंदु पर हमें z का मान अधिकतम मिल रहा है। तो बिंदु B पर जिसके निर्देशांक है 0,24, उस पर हमें z का अधिकतम मान मिल रहा है। यहां लिख दें अधिकतम मान, अधिकतम मान। ठीक है, तो अधिकतम मान हमें 6000 मिल रहा है किस बिंदु पर? 0,24 पर। ठीक है, तो यही प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यहां पर ये आपकी जो अवरोध दिए गए इनके अंतर्गत हमसे कहा गया है z का हमें अधिकतम मान बताइए। तो आपको z का अधिकतम मान 6000 प्राप्त हो रहा है किस बिंदु पर? 0,24। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। एक बार पूरा सवाल आपको फिर से दोबारा से बता दें कि आपकी जो असमकाएं दी गई उनको आपको क्या करना है? समीकरण के रूप में बनाना है, और फिर इन समीकरण के रूप में बनाने के बाद आपको x अक्ष पर और y अक्ष पर जो बिंदु मिलेंगे उनको हम यहां पर ग्राफ पर प्लॉट करके इन रेखाओं को खींच लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? इस रेखा AB का जो हल क्षेत्र है उसको ढूंढेंगे, रेखा CD का हल क्षेत्र ढूंढेंगे, रेखा AB का जो हल क्षेत्र है उसको हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे। यदि संतुष्ट होता है तो निश्चित रूप से इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। और इसी प्रकार रेखा जो CD है उसको भी हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे, और यदि संतुष्ट होता है तो इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। और तीसरी कंडीशन जो दी गई है x, y ये दोनों ही शून्य के बराबर हैं या शून्य से बड़े हैं, तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो रेखा y अक्ष है y अक्ष के दाईं ओर, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो x अक्ष है x अक्ष के ऊपर की ओर। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि x अक्ष के y अक्ष के दाईं ओर, x अक्ष के ऊपर की ओर का मतलब है प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में जितना हिस्सा आ रहा है जो आपका कॉमन रीजन है, इसको हम कहेंगे सुसंगत हल क्षेत्र, इसको हम परिबद्ध सुसंगत हल क्षेत्र भी कह सकते हैं। मतलब ये बाउंडेड है x अक्ष से, y अक्ष से, और इन दोनों रेखाओं से जो बंधा हुआ क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? बाउंडेड क्षेत्र कहेंगे। OCEB ये आपका क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। इसके जो कोणीय पॉइंट हैं 0, C, E और B ये आपके कोणीय बिंदु हैं। इन कोणीय बिंदुओं पर हमने z की वैल्यू जो निकाली वो हमें अधिकतम वैल्यू B बिंदु पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको हल मिल गया कि B बिंदु पर जिसके निर्देशांक 0,24 हैं उसका जो अधिकतम मान है वो आपका 2400 प्राप्त 6000 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार का एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पर प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे कुछ एक थोड़ी सी बात नहीं है, बाकी कुछ नया नहीं है। लिखा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हमें हल करना है
और ये अवरोध दिए गए हैं x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 के बराबर है, 3x प्लस 2y इज लेस देन 12 और x, y दोनों ही 0 या 0 से बड़े हैं। यहां पर हमें उद्देश्य फलन z बराबर दिया है -3x प्लस 4y, इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है और उस वाले प्रश्न में अधिकतमीकरण करना था, मतलब हमें अधिकतम वैल्यू ज्ञात करनी थी, यहां पर हमें न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करनी है। इतना काम करना है, बिल्कुल एकदम आसान काम है, आपको करना सब कुछ वही है जो आपको पहले वाले प्रश्न में किया था। देखो ध्यान दें, यहां पर हमें जो अवरोध दिए जाएंगे उनको हम सबसे पहला काम समीकरण बना लेते हैं। यहां पर हमें लिखना है x प्लस 2y बराबर में 8 लिखना है, ठीक है। और ये आपका, इसको हमने बताया इसको अंताखंड रूप में बदल दें, तो अंताखंड रूप में बदलोगे तो देखो इस प्रकार से x बटे में 8 प्लस में यहां y बटे 4 तो हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, बराबर में यहां लिख दें 1। तो ये वाली रेखा जो है x अक्ष को कहां पर काटेगी, मान लेते हैं a बिंदु पर, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 8, 0 और y अक्ष को b बिंदु पर काटेगी जिसके कि निर्देशांक हो जाएंगे 0, 4, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी जो रेखा दी गई है उसको भी हम असमका दी गई है उसको भी हम रैखिक समीकरण में बनाएं, तो 3x प्लस में 2y बराबर में यहां 12 लिख दें और फिर 12 का भाग करने के बाद ये रेखा हमारी अंताखंड रूप में बदल जाएगी। x बटे में कितना, 3 चौको 12, 4 बार, प्लस y बटे ये 6 हो जाएगा, बराबर में 1 लिखना है। और ये वाली रेखा x अक्ष को कहां पर काटेगी, मान लेते हैं c बिंदु पर, जिसके कि निर्देशांक हो जाएंगे 4, 0 और y अक्ष को d बिंदु पर काटती है जिसके कि निर्देशांक हो जाएंगे 0, 6। बोलो भाई इतना ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं को हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद देखो इस प्रकार से हम x अक्ष ये हमारा, ये y अक्ष है, हमें क्या करना है, a बिंदु को दर्शाना है 8, 0। यहां पर देखो सबसे पहले 8, 0 को दर्शाना है, तो आपको देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिंदु ऐसे मान ले, ठीक है। और ये बिंदु आपका a हो जाएगा जिसके की निर्देशांक 8, 0 हो जाएंगे। अब आपको b बिंदु को दर्शाना है 0, ये आपका y अक्ष पर होगा 0, 4। तो यहां पर देखो 1, 2, 3, 4 ये बिंदु आपका b बिंदु कहलाएगा जिसके की निर्देशांक 0, 4 हैं। ये बिंदु आपका b है, क्या है, b बिंदु, ठीक है। तो इस a बिंदु को इस b बिंदु से मिला दें अगर, तो ये रेखा हमारे पास देखो इस प्रकार से ये रेखा बन जाएगी, ये AB रेखा बन जाएगी, ठीक है। ये AB रेखा बन जाएगी जिसके निर्देशांक आपके कितने हैं, देखो आपको निर्देशांक लिखना है, ये रेखा का समीकरण लिखना है x प्लस 2y बराबर में 8, ये वाली रेखा हो गई, ठीक है। इसके बाद ये दूसरी रेखा ये वाली बनानी है, तो यहां पर देखो c बिंदु दर्शाना है 4, 0, तो 1, 2, 3, 4 ये बिंदु आपका 4, 0 हो जाएगा, इसको हम c नाम दें। और d बिंदु है 0, 6 लिख दें, तो ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा, इसको हम d नाम देते हैं। ये 0, 6 इसके निर्देशांक हैं, इसका नाम है d। और d बिंदु को c से मिला दें तो ये आपका एक रेखा CD हो जाएगा, इस तरीके से देखो ये CD रेखा, ठीक है। और इस रेखा का समीकरण कितना है, 3x प्लस में 2y बराबर में लिख देते हैं 12, ठीक। अब इसका हम देखो हल क्षेत्र ढूंढेंगे, वही काम बिल्कुल सेम करना है, हल क्षेत्र ढूंढेंगे। AB रेखा को क्या करेंगे, हम मूल बिंदु से पहले संतुष्ट कराएंगे। पहली असमका ये आपकी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है लिखा हुआ है, इसमें x बराबर 0, y बराबर 0 लिख दें, तो ये आपके पास 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8। देखो आप बताओ ये सत्य लिखा है या नहीं, सत्य लिखा है बिल्कुल, क्योंकि 8 का मान ये देखो 0 छोटा होता है 8 बड़ा होता है, तो बिल्कुल सत्य लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा आपकी AB है वो AB रेखा मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र होगा, देखो इधर की ओर, मूल बिंदु की ओर, ठीक है। इसके बाद यहां पर दूसरी जो रेखा है ये वाली रेखा है, असमका है 3x, कौन सी असमका है, देखो 3x प्लस में 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। यहां भी वही काम करना है, 0 से संतुष्ट कराना है, तो ये भी आपका देखो एकदम सत्य लिखा हुआ, क्या लिखा है, एकदम सत्य लिखा है। तो जब सत्य लिखा है तो ये CD रेखा है, इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर लिखना है आपको। ये हम दूसरे कलर से बना देते हैं, इसका हल क्षेत्र CD रेखा का हल क्षेत्र भी आपका देखो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, इस तरीके, ठीक है। तो यहां पर हम निश्चित रूप से ये ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो आपका देखो कितना है, O
ये C, इस पर हम कुछ नाम E नाम दें तो OCEB, ये आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, कॉमन जो क्षेत्र है वो आपका निकल के आ जाएगा। अब इस E बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल एकदम सीधी सीधी सी बात है। बिंदु E के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए रेखा AB और रेखा CD दोनों को हल कर दें। यहां पर इसको हम रब कर लेते हैं, इसको रब कर लें। ठीक है, वहां आप रब ना करें कोई बात नहीं, इसको हम मैटे नहीं, वहां आप लिखा रहने, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा x प्लस 2y बराबर 8 को लिख दें। दूसरी रेखा हमारे पास है 3x प्लस 2y बराबर 12। इस रेखा AB और CD को हल करके जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो E बिंदु हो जाएगा। यहां पर इन दोनों को हम घटा देते हैं और घटाने से देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, इधर माइनस का 4 बचेगा, x बराबर तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस x का मान 2 यहां लिख दें तो y का मान निकल आएगा। देखो 2 प्लस 2y बराबर में 8 लिख दें तो 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो y बराबर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से E बिंदु के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे 2,3। बोलो इतना ठीक है? इतना एकदम ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हमारे पास जो सुसंगत हल क्षेत्र है वो निकल के आ गया। देखो सुसंगत हल क्षेत्र, बताओ सुसंगत हल क्षेत्र कितना है? ये इसका नाम है OCEB। क्या लिख दें? OCEBO। ये आपका देखो OCEBO, इतना भाग सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। इसमें जो कोणीय बिंदु हैं वो कौन से हैं? देखो लिख लेते हैं कोणीय बिंदु। कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे 0,0, एक पॉइंट तो आपका 0,0 है, एक पॉइंट है C जिसके की निर्देशांक हैं 4,0 और एक पॉइंट है E जिसके की निर्देशांक आपके हैं 2,3 और एक पॉइंट ये आपका D है जिसके की निर्देशांक आपके पास हैं 0,6। ठीक है, तो ये आपके कोणीय बिंदु मिल गए। इन कोणीय बिंदुओं पर आपको क्या करना है? आपको Z का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर एक टेबल के रूप में अगर हम लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां लिख देते हैं कोणीय बिंदु। क्या लिख दें? कोणीय बिंदु। और यहां पर Z बराबर कितना है आपको लिखना है? Z का मान माइनस में लिखा है 3x, प्लस में लिखा है 4y। ठीक, यहां पर कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं? पहला बिंदु है O जिसके निर्देशांक 0,0, दूसरा बिंदु है C जिसके निर्देशांक 4,0, तीसरा बिंदु है E जिसके की निर्देशांक 2,3 और चौथा बिंदु है D जिसके की निर्देशांक 0,6 है। ठीक है, और इन बिंदुओं पर हम अब Z की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो x का मान 0, y का मान 0 लिखने पर आपको Z का मान यहां 0 मिल जाएगा। x का मान अगर हम 4 रख दें तो 4 तिया 12, y का मान 0 तो यहां पर माइनस का 12 हो जाएगा। अब x का मान अगर हम 2 लिख दें तो माइनस का ये 6 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटेगा तो ये तो 6 बचेगा। ठीक है, और इसी प्रकार बिल्कुल D बिंदु पर देखिए, यहां पर हम अगर x की वैल्यू 0 लिख दें और y का मान 6 लिख दें तो 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये आपके पास देखो इन कोणीय बिंदुओं पर Z की ये वैल्यू निकली। अब हमसे कहा क्या गया है? इस Z का हमें क्या करना है? न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण मतलब न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो न्यूनतम मान तो देखो ये यहां पर आ रहा है, सीधा सीधा लग रहा है ना, ये -12 है तो यही सबसे छोटा है। आपको लिखना है न्यूनतम मान। क्या यहां लिखना है? न्यूनतम मान। ठीक है, तो ये न्यूनतम मान जो कि हमसे पूछा गया था वो निकल के आ गया -12। ठीक है, अब आपको यहां पर लिखना है Z का न्यूनतम मान। Z का न्यूनतम मान किस बिंदु पर है? देखो बिंदु C पर ऐसे लिख दें। आपको यहां लिखना है बिंदु C जिसके निर्देशांक हैं 4,0 पर Z का न्यूनतम मान। ठीक, न्यूनतम मान बराबर कितना लिखना है? -12। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से देखो हमें अगर अधिकतम मान पूछा जाए तो आपको देखो ये लिखना होता, अधिकतम मान मतलब अधिकतमीकरण करना होता तो आपको D बिंदु लिखना होता है। 0,6 पर Z का अधिकतम मान 24 प्राप्त हो रहा है और इसका न्यूनतम मान कितना हो रहा है? -12 हो रहा है। ठीक है, यही तो पूछा गया है। तो Z का न्यूनतमीकरण हमसे करवाया गया था, तो Z का न्यूनतमीकरण मतलब न्यूनतम मान आपका -12 आ रहा है। ठीक,
यही बिल्कुल प्रोसेस करना है। हर प्रश्न में हमने बताया कि प्रोसेस आपको बदलनी नहीं है। जो भी आपकी असमकाएं दी गए उनको आप रैखिक समीकरण बनाएं, उनको अंतःखंड रूप में बदलें और फिर इसके बाद में इसको यहां पर हम क्या करेंगे, इन रेखाओं को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। साथ ही साथ ये जरूर याद रखना है एक्स कोमा वाई, देखो हमने अभी इस प्रश्न में शायद नहीं बताया, आपको याद रखना है एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन 0 का मतलब बाई अक्ष के दाईं ओर, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x अक्ष के ऊपर की ओर। तो आपको ये प्रथम चतुर्थांश में ही सब कुछ करना है, इसलिए आपको ये जो दिया जाएगा इससे आपको यहां पर यही दिखाना है कि x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का अर्थ है कि यहां पर x और y के मान जो हैं वो प्रथम चतुर्थांश में, मतलब हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको हल मिल जाएगा। ये आपको हर प्रश्न में फिजिबल रीजन ढूंढना है, मतलब सुसंगत हल क्षेत्र ढूंढना है। किसी प्रश्न में सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध भी हो सकता है, अभी हम आपको ऐसे भी प्रश्नों का हल करवाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको कहा तो बिल्कुल वही गया है, लिखा है ग्राफी विधि द्वारा निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का हमें अधिकतमीकरण करना है। उद्देश्य फलन तो वही दिया गया है जो हर प्रश्न में दिया जाएगा। इसमें यहां पर एक परिवर्तन आपको लग रहा है कि केवल और केवल एक ये असमका, देखो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, जबकि x और y दोनों ही 0 या 0 से बड़ी है। ठीक है, तो यहां पर केवल एक असमका ये दी गई है और हर प्रश्न में 2 या 3 भी किसी प्रश्न में दिए जाएंगे। तो यहां पर एक असमका केवल दी गई है, प्रोसेस वही करनी है, कुछ नया नहीं है। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी बहुत प्रश्न है। ठीक है, तो लेकिन छोटा है इसलिए 2 नंबर का ही केवल प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें जो असमका या असमीकरण दिया गया है उसको हम रैखिक समीकरण के रूप में बना लें। तो x प्लस वाई बराबर यहां लिख दें 4, और इसको अगर हम अंतःखंड रूप में बनाएं तो यहां इस प्रकार लिख सकते हैं x बटे 4 प्लस वाई बटे 4 बराबर में 1। तो यहां पर ये वाली रेखा x अक्ष को a बिंदु पर अर्थात 4,0 पर और y अक्ष को b बिंदु पर जिसके निर्देशांक 0,4 होंगे, ये x अक्ष और y अक्ष को विभाजित करते हुए एक रेखा आपको खींचनी है। तो पहले रेखा ही खींच लेते हैं, क्योंकि यहां पर केवल और केवल एक रेखा यहां पर खींचनी है। आपको क्या करना है, x अक्ष पर 4,0 बिंदु दर्शाना है। तो ये तो मूल बिंदु हो गया, 1 2 3 4 यहां लिखना है 4,0, इस पर हम a नाम दे दें। ठीक है, और एक दूसरा बिंदु यहां पर 0,4 दर्शाना है, वो y अक्ष पर होगा। देखो 1 2 3 4 यहां पर आपको b बिंदु लिखना है जिसके निर्देशांक 0,4 लिखने हैं। a बिंदु और b बिंदु को आपस में मिला दिया जाए तो ये रेखा आपकी AB तैयार हो जाएगी। ये AB रेखा देखो ये हो गई, जिसका आपको समीकरण लिखना है x प्लस वाई बराबर में 4। बोलो इतना ठीक है। इसके बाद देखो ये असमका दी गई है, इनके बारे में समझें। लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y अक्ष का समीकरण होता है वो होता है x बराबर 0। ये है y अक्ष, ये x बराबर 0 जो लिखा है x बराबर 0 और 0 से बड़ा भी लिखा है, इसका मतलब y अक्ष के दाईं ओर, y अक्ष के दाईं ओर। और इसी प्रकार y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x अक्ष के ऊपर की ओर। तो y अक्ष के दाईं ओर x अक्ष के ऊपर की ओर, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश की बात कही जा रही है। तो ये प्रथम चतुर्थांश में उस रेखा के द्वारा, x अक्ष के द्वारा, इस y अक्ष के द्वारा जो घेरा हुआ क्षेत्र है वो आपका देखो इतना क्षेत्र, ये आपका ये सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा, OAB जिसका की नाम है। ठीक है, सुसंगत हल क्षेत्र आपका कितना कहलाएगा, यहां लिख लेते हैं सुसंगत हल क्षेत्र। देखो ध्यान दें, ये आपका जो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दिया गया है, इसका हल क्षेत्र होगा कहां, वो चेक करना है। वही काम वही प्रोसेस 0,0 से संतुष्ट कराएं। तो यहां लिख दें 0 प्लस ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 4 लिखें। तो बताओ ये सही लिखा है या नहीं, बिल्कुल एकदम सत्य लिखा हुआ है, क्योंकि ये छोटा है और 4 बड़ा है। तो सत्य लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है शर्त। तो मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र होगा, तो मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र होगा। और ये आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y अक्ष के दाईं ओर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x अक्ष के ऊपर की ओर। तब अब आपका ये जो सुसंगत हल क्षेत्र है वो निकल के आया सुसंगत हल क्षेत्र। कौन सा, इसका नाम दे दें, ये है OABO।
ओ ए बी ओ, ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र है। इसके कोणीय बिंदु कितने हैं? देखो कोणीय बिंदु आपका है एक मूल बिंदु जिसको 0,0 लिख दें, एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक 4,0 लिख दें, एक बिंदु है बी जिसके निर्देशांक 0,4 लिखेंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है? कोणीय बिंदु आपको यहां पर एक टेबल बनानी है होती है, वहां लिख दें कोणीय बिंदु। क्या लिख दें यहां पर? कोणीय बिंदु। और यहां पर इसमें z बराबर लिख दें कितना है? 3x प्लस में 4y। ठीक है, 3x प्लस 4y। तो यहां पर कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं? देखो एक तो है O बिंदु अर्थात 0,0, एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक 4,0, एक बिंदु है B जिसके निर्देशांक 0,4। यहां पर इसमें यहां पर z की वैल्यू 0,0 पर z की वैल्यू 0 मिलेगी और 4,0 पर यहां पर 4 तिया 12, ये 0 हो जाएगा। यहां पर देखो ये 0 हो जाएगा और 4 चौको 16, यहां लिख देते हैं 16। अब आपको क्या करना है? अधिकतमीकरण करना है। तो यहां पर देखो इस बिंदु पर ये अधिकतम मान मिल रहा है। अधिकतम मान किस बिंदु पर मिल रहा है? अधिकतम मान आपको लिखना है बिंदु 0,4 पर z का अधिकतम मान 16 प्राप्त होता है, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो क्या लिखना है? बिंदु B जिसके निर्देशांक हैं 0,4, बिंदु B पर z का अधिकतम मान बराबर कितना लिखना है? 16। ठीक, यही इसका आंसर है। एकदम सिंपल सी बात है। देखो 2-4 प्रश्न जब हल करोगे तो आपके सभी प्रश्न बिल्कुल एकदम आसान से लगने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन बहुत हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, छोटा है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखो थोड़ा सा ये अलग से प्रश्न है। इसमें लिखा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण आलेखी विधि द्वारा ज्ञात करना है। यहां पर जो उद्देश्य फलन दिया गया है, उस उद्देश्य फलन में आपसे पूछा गया है कि इसका हमें निम्नतम मान तथा अधिकतमीकरण का मतलब अधिकतम मान, दोनों मान हमसे पूछे गए हैं। जबकि यहां पर ये अवरोध या विवरोध जो भी हैं, असमकाएं कह सकते हैं या असमीकरण कह सकते हैं, 3 असमीकरण दिए गए आपको, पहला, दूसरा और ये तीसरा। साथ साथ में ये तो प्रत्येक प्रश्न में दिया ही जाना होता है कि x का मान 0 से बड़ा है अथवा बराबर है, y का मान भी 0 के बराबर है अथवा बड़ा है। तो आपको ये क्या करना है कि 3 असमकाओं को हमें सबसे पहले समीकरण बना लेना है। सबसे पहला काम होता है x प्लस 2y बराबर 120, मतलब इसको हम समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में बना लें। और फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हम अंताखंड रूप में, रेखा का समीकरण के रूप में बदल दें। इसको 120 से भाग कर दें, ये हो जाएगा x बटे 120 प्लस ये हो जाएगा y बटे में 60 हो जाएगा, बराबर में 1 लिख दें। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है x अक्ष को a बिंदु पर काटती है जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 120,0 और y अक्ष को b बिंदु पर काटती है जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,60। इतना ठीक है। इसके बाद में ये देखो दूसरी जो असमका है उसको भी हम बिल्कुल रैखिक समीकरण के रूप में पहले बना लें। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 60 लिख दें और बस 60 से भाग करेंगे तो इस रेखा को इस प्रकार बदल सकते हैं, x बटे 60 प्लस y बटे में 60 बराबर में 1। और ये वाली रेखा अगर इसका नाम हम CD डाल दें, क्या डाल दें, CD, तो यहां पर देखो C बिंदु के निर्देशांक हो सकते हैं 60,0 और जो D बिंदु है उसके निर्देशांक हो सकते हैं 0,60। तो एक बात आप ध्यान से समझो कि 0,60 तो यहां भी है, 0,60 यहां भी है, इसका मतलब ये तो बिंदु एक है। तो यहां पर D बिंदु ना देके यहां इसको हम B नाम देंगे, क्योंकि ये पहले ही से हमने B नाम दिया है। तो ये बिंदु जो निकलेगा वही बिंदु है, इसलिए इसको भी हम B नाम देंगे। और ये तीसरा असमका जो दी गई है उसको भी देखो हम यहां लिख लेते हैं। तीसरी असमका दी गई है x माइनस 2y बराबर में, इसको हम समीकरण के रूप में बनाएं तो x माइनस 2y बराबर 0। यहां पर निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम x का मान 0 लिख दें तो निश्चित रूप से y का मान 0 हो जाएगा, है ना। मूल बिंदु से जाने वाली ये रेखा होती है जिसमें अचर पद ना दिया जाए, केवल x और y के गुणांक दिए जाए, अचर पद ना दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये रेखा मूल बिंदु से जाती है। ठीक है, संतुष्ट भी हो जाएगी। अगर हम x का मान 0 लिख दें तो y का मान निश्चित रूप से 0 हो जाएगा। अब एक और मान, चूंकि हमें तो जब कोई रेखा को ड्रॉ करना होता है तो हमें 2 पॉइंट दें, 2 बिंदु हमें मिलने चाहिए। एक बिंदु तो ये मूल बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु अगर हम यहां से ज्ञात करना चाहें
तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो भी आप लिख रहे हैं यहां पर हम x का मान कुछ अपनी मर्जी से लिखेंगे तो y का मान अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। मान लेते हैं x का मान हम यहां पर मान लेते हैं x बराबर क्या मान लें 120 लिख देते हैं, x बराबर 120। यहां पर देखो हमने ऐसा क्यों किया है कि x का मान 120 यहां पर एक बार लिखा हुआ है, x बराबर लिख देते हैं 120। तो बताओ y का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, 2y है ना, 2 से भाग करेंगे तो y का मान। तो इस प्रकार से ये वाली रेखा, एक तो इस रेखा पर बिंदु हो जाएगा मूल बिंदु अर्थात 0,0 और एक दूसरा कोई और नाम p नाम दे देते हैं, ठीक, p बिंदु नाम दे देते हैं। तो ये आपका 120,60 ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब इन तीनों रेखाओं को हम एक ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक। देखो ध्यान दें, इन तीनों रेखाओं को एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, किस प्रकार से, इस प्रकार से देखो करेंगे। यहां पर हम एक एक्स अक्ष लिख दें, यहां वाई अक्ष लिख दें, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, पहली वाली जो रेखा AB है इसको हमें ड्रॉ करना है। 120 एक्स अक्ष पर 120 इकाई चलना है और वाई अक्ष पर 0 है ना। तो 120 यहां पर चलने में थोड़ी असुविधा हो सकती है, एक काम करते हैं, यहां पर एक खाना जो है 1 सेंटीमीटर का, इसको हम मान लेते हैं 40 के बराबर। कितना मान लें, चलो 20 के बराबर मानते हैं, कितना मान लें 20 के बराबर। तो ये 20 हो जाएगा, यहां पर ये 40 हो जाएगा, फिर यहां पर ये 60 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका यहां 100 हो जाएगा और फिर इसके बाद ये 120 हो जाएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल ठीक वही पैमाना यहां भी मान लें तो ये आपका हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 40, फिर ये हो जाएगा 60 और ये आपका 80 और ये आपका 100 और फिर इसके बाद ये 120। इतना ठीक है, एकदम ठीक। तो यहां पर ये 120, तो देखो ये आपका बिंदु है 120,0, ये बिंदु हो जाएगा 120,0 और इसको हम नाम दे देते हैं A। और इसके बाद में B बिंदु बनाना है 0,60, तो 0,60 देखो ये वाला बिंदु हो जाएगा, इसको लिख दें 0,60, 0,60 इस पर हम नाम दे देते हैं B बिंदु, ठीक, B बिंदु है ये। अब B बिंदु को A से मिला दें तो आपका एक रेखा AB बन के तैयार हो जाएगा। देखो ये रेखा AB बन गया, ठीक है, ये रेखा AB बन गया, ये इस पर लिख दें रेखा AB और इसका जो है जो समीकरण कौन सी रेखा का है, x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर लिख दें 120। बोलो भाई इतना ठीक है, इतना ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में दूसरी वाली रेखा को ड्रॉ करेंगे, जो रेखा है आपकी CB। कौन सी है, CB। तो C की वैल्यू देखो कितनी है, पॉइंट है 60,0। तो यहां पर देखो ये बिंदु 60 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 60,0 और ये बिंदु आपका C बिंदु है और B बिंदु तो देखो यही है, B बिंदु 0,60, तो ये तो ये है, तो इसको हम यहां पर इससे इसको मिला देते हैं, ये आपका एक रेखा हो जाएगा, इसको हम कहेंगे CB रेखा और ये रेखा है x प्लस वाई बराबर 60। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, x प्लस वाई बराबर 60 वाली ये रेखा हो गई। इसके बाद में एक तीसरी रेखा और है, देखो वो वाली है x माइनस 2y बराबर 0। तो x का मान 0, y का मान 0, तो इसका मतलब ये तो रेखा मूल बिंदु से तो जाती जाती है पक्का। इसके बाद एक और हमने दूसरा P बिंदु माना है, तो इस P बिंदु को 120,60 लिखना है। 120 तो देखो ये है, 60 ऊपर की ओर जाओगे तो ऊपर की ओर 60 देखो कहां पर है, इस जगह पे है, तो ये आपका बिंदु यहां पर कहीं मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। इसको यहां पर P बिंदु मान लें और ये आपका हो गया 120,60, ठीक है। और इस P बिंदु को O से मिला दें तो एक रेखा हमारा ये देखो हो गया, ये मूल बिंदु से जाने वाला रेखा हो गया। इस रेखा का ये P बिंदु है और ये रेखा है आपका x माइनस 2y बराबर 0। बोलो इतना ठीक है भाई, इतना ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। अब इसके बाद हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो अब हमें ये निकालना है कि इसका सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा है। तो हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको देखो प्रोसेस हमने बताया, सभी प्रश्नों में एक जैसा ही करना है। पहले सबसे पहले AB रेखा की बात करें, ये आपकी रेखा है AB, इसकी बात करते हैं। तो ये रेखा AB को अगर मूल बिंदु से संतुष्ट करा दें, यहां से देखिए इसको अगर मूल बिंदु से संतुष्ट कराएं, ये रेखा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, यही तो है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। यहां पर अगर x बराबर 0 लिख दें, y बराबर 0 लिख दें तो लेस देन 120। बताओ एकदम सत्य लिखा हुआ है, सत्य लिखा हुआ क्यों, क्योंकि ये छोटा है 120 बड़ा है, तो एकदम सत्य लिखा है। इसका मतलब ये संतुष्ट कर रहा है और यदि संतुष्ट कर रहा है तो इसका जो मूल, इसका जो हल क्षेत्र है वो कहां होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, क्योंकि मूल बिंदु को संतुष्ट किया है इसने। तो ये इस तरीके से इसका जो हल क्षेत्र होगा इधर की ओर होगा, देखो कहां, इधर की ओर। बात समझ में आ रही। इसके बाद रेखा ये आपकी जो CB है, इसका भी हमें हल क्षेत्र ढूंढना है।
तो इसका हल क्षेत्र देखो, यहां से हमारे पास थोड़ी जगह कम है, हम यहां पे इसको रफ कर लेते हैं और अब हम सीबी जो रेखा है, सीबी रेखा, इसका हल क्षेत्र ढूंढेंगे। तो ये रेखा आपके पास है x प्लस वाई इज लेस देन, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसमें भी आपको क्या करना है, x बराबर 0 लिखना है, y बराबर 0 लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। बताओ ये सही लिखा है या नहीं लिखा है? तो ये तो आपका देखो बिल्कुल असत्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है? असत्य। क्यों? क्योंकि ये आपका बड़ा है ही नहीं, 60 बड़ा है, जबकि इसमें लिखा है 0 बड़ा है 60 से, ये असत्य लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र देखो अब मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, इसका हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के अपोजिट साइड में होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा देखो इधर की ओर होगा। बात आ रही समझ में? इसका हल क्षेत्र किधर की ओर? ऊपर की ओर होगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरी रेखा की, इस वाली रेखा की। देखो इसको भी वही काम करना है, वही बिल्कुल काम करना है। देखो आप चाहो तो यहां पर जो हमने रफ किया है उसको रफ ना करें, बल्कि यहां पर इसके लिए आपको यहां लिखना है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120। यहां पर हमने x बराबर 0 y बराबर 0 से संतुष्ट कराने के बाद ये आपको सत्य मिला है ना ये। और इसके नीचे ये लिख दो इसी प्रकार बिल्कुल देखो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 में x बराबर 0 y बराबर 0 लिख दें। तो ये आपको देखो असत्य मिल रहा है। क्या मिल रहा है? असत्य, मतलब संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। और यहां भी बिल्कुल वही काम करना है, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें देखो क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करें और मूल बिंदु से संतुष्ट करा दे, ये तो मूल बिंदु से संतुष्ट, इसको नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? क्योंकि अब हमें ये देखना है कि इसका हल क्षेत्र इधर होगा या इधर होगा। मूल बिंदु से तो ये रेखा जा रही है, तो इसका हल क्षेत्र अगर इधर होगा तो इन किसी बिंदुओं से संतुष्ट कराएं, या तो इस बिंदु से संतुष्ट कराएं या इस बिंदु से संतुष्ट कराएं। तो यदि संतुष्ट हो जाता है तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र नीचे की ओर होगा, यदि संतुष्ट ना हो तो इसका मतलब हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। बात आ रही समझ में? तो यहां से हम सी बिंदु से संतुष्ट पहले इस रेखा को करा देते हैं। सी बिंदु है क्या हमारा? x बराबर 60 और y बराबर 0। यही तो देखो सी बिंदु है, x बराबर 60 y बराबर 0। x बराबर 60 y बराबर 0 से संतुष्ट कराएं, रखने पर, यहां लिख दें रखने पर। तो इस समीकरण में आपको, इस असमका में आपको x का मान 60 y का मान 0 रखना है। तो आपको ये मिल जाएगा 60 माइनस ये तो 0 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी आपका बिल्कुल एकदम सत्य लिखा हुआ है, क्योंकि 60 बड़ा है 0 से। ये भी सही लिखा है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा? इस 60,0 बिंदु की ओर होगा। तो इसका हल क्षेत्र होगा वो देखो इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? अब आप ध्यान से समझें कि यहां पर ये तीन आपके जो हमने आपकी तीन असमकाएं हैं, इनका जो हल क्षेत्र निकाला वो कॉमन रीजन कौन सा है? देखो ध्यान दें, इसका सबसे पहले जो रेखा AB है उसका हल क्षेत्र नीचे की ओर है। ये रेखा आपकी जो CB है इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर है, और ये रेखा जो आपकी OP है उसका हल क्षेत्र इधर की ओर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो तीनों रेखाओं का जो उभयनिष्ठ भाग है वो आपका देखो हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ये हो गया। ये देखो ये वाला समझो बहुत ध्यान से, ये वाला इतना, ठीक है, ये भाग इसका है वो आपका उभयनिष्ठ भाग हो गया, ये इतना। बात आ रही समझ में? इसको हमने कलर कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो एक बात और है, हमने आपको बताया कि x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी तो दर्शाना है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है y अक्ष के दाईं ओर। यही तो बताया हमने हर सवाल में, ये कई बात है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x अक्ष के दाईं ओर, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x अक्ष के ऊपर की ओर। तो ये प्रथम चतुर्थांश में ही देखो ये रीजन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपका जो ये टोटल जो कलर्डेड हमने कर रखा है, इस भाग को हम सुसंगत हल क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, और ये सुसंगत हल क्षेत्र है जो, उसका नाम देखो, ये तो C पॉइंट है पता, ये A पॉइंट पता है, इन दोनों बिंदुओं का नाम अभी हमें पता नहीं है। तो हम इस रेखा और इस रेखा को हल कर लेते हैं, इस बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, और इस रेखा और इस रेखा को हल कर लेते हैं तो इस बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। बात आ रही समझ में? तो इन दोनों बिंदुओं को पहले हमें हल करके इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इस रेखा जो AB रेखा है उसका प्रतिच्छेद बिंदु कोई E है। क्या है? E है। तो अब हम E पॉइंट के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहां पर हम E बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या करते हैं, इस रेखा पहली वाली AB रेखा को हल करेंगे, मतलब x प्लस 2y बराबर 120, ये पहली वाली रेखा है। और ये आपकी ये वाली रेखा है, ये आपकी ये लिखी है x माइनस 2y बराबर में 0।
इसको हल कर लें तो ई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या कर दें, जोड़ दें, सीधा सीधा जोड़ने पर देखो ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है, एक्स एक्स जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर में यहां 120 लिख दें तो x बराबर कितना मिलेगा 60। और जब x का मान 60 हम रख दें, x का मान अगर हम 60 यहां रख दें तो y का मान कितना होगा, y का मान 30 हो जाएगा। ठीक है ना, y का मान कितना होगा 30। तो बिंदु E के निर्देशांक हमें जो बिंदु E के निर्देशांक मिल जाएंगे कितने, 60,30। बोलो यहां से इतना सही है। ये E पॉइंट जो है इसके निर्देशांक हमें मिल गए 60,30, 60,30। बोलो इतना ठीक है भाई, हैं। इसके बाद में ये आपका E के बाद यहां पर एक नया नाम कोई D बिंदु डाल दे, D बिंदु। ठीक, तो बिंदु D के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, देखो ये रेखा है आपकी CB और ये रेखा है OP, इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे तो D बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो बिंदु D के लिए आपको देखो क्या करना है, यहां लिख दें बिंदु D के लिए, बिंदु D के लिए हमें दोनों रेखाओं को हल करना है। कौन कौन सी, एक तो रेखा ये वाली है आपकी, ये लिखी हुई है x प्लस वाई, आपको लिखना है x प्लस वाई, ये x प्लस में वाई और बराबर में लिख देते हैं 60। और दूसरी जो रेखा है वो ये वाली OP रेखा, वो ये है x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 0। इन दोनों रेखाओं को आपस में घटा दें तो घटाने से देखो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ये देखो x x कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3y और बराबर में ये हो जाएगा 60। तो निश्चित रूप से y की वैल्यू हमें ये 20 मिल जाएगी, y बराबर 20। और y बराबर 20 अगर यहां लिख दें तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 40। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिंदु हमें D बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। देखो ये D बिंदु जो है इसके निर्देशांक मिल जाएंगे कितने, आपको लिखना है x का मान 40, y का मान 20, 40,20 ये बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो सुसंगत हल क्षेत्र है वो हमें मिल गया। चलो यहां पर आगे 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 आ जाओ। ठीक है, अब हमें लिखना है सुसंगत हल क्षेत्र, यहां लिखना है सुसंगत हल क्षेत्र। बताओ सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा है, आपको लिखना है, देखो ये वाला लिखना है CAEDC। ठीक है, आपको लिखना है CAC, ये है A और फिर इसके बाद E लिखना है और फिर D लिखना है और लौट के आ जाओ C पर। ठीक, ये सुसंगत हल क्षेत्र आपका हो गया, CAEDC होगा, जिसके कोणीय बिंदु देखो कौन से होंगे, कोणीय बिंदु C के निर्देशांक आपको लिखना है 60,0। ये कोणीय बिंदु एक है C जिसके की निर्देशांक है 60,0। एक कोणीय बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 120,0 और एक ये आपका कोणीय बिंदु E है जिसके निर्देशांक हैं आपके 60,30 और एक कोणीय बिंदु आपका है D जिसके की निर्देशांक हैं 40,20। बोलो भाई, ठीक है, ये कोणीय बिंदु मिल गए। अब हमें क्या करना होता है, हमें आपको बना के ये टेबल दिखानी होती है। तो यहां पर हम एक टेबल बना देते हैं, ये आपकी एक टेबल हो गई, ये कोणीय बिंदु हो गया और ये इसमें z का मान, ये हो गया कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु ये हो गया, कौन कौन से देखो कोणीय बिंदु हैं, एक आपका C बिंदु है जिसके निर्देशांक 60,0 हैं और दूसरा बिंदु आपका A है जिसके की निर्देशांक 120,0 हैं। एक बिंदु E है जिसके की निर्देशांक आपके 60,30 हैं और एक कोणीय बिंदु आपका D है जिसके की निर्देशांक 40,20 है। बोलो इतना ठीक है। और इसके बाद यहां पर आपको लिखना है z का मान, z बराबर देखो कितना दिया गया है 5x प्लस 10y। इसकी वैल्यू अब हमें इन कोणीय बिंदुओं पर z की वैल्यू ज्ञात करके यहां पर लिखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, x का मान 60 यहां लिखेंगे, y का मान 0 यहां लिखेंगे। तो बिंदु C पर हमें z का मान मिलेगा, देखो कितना आपको लिखना है 5 × 60 प्लस 10 × 0। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 मानी 300 हो जाएगी। z का मान आपका कितना मिलेगा 300, z बराबर कितना 300। ठीक है, इसके बाद A बिंदु पर भी देखो वही z का मान चेक करना है। A बिंदु पर कैसे करोगे, तो 5 × A का मान 120 लिख दें प्लस y का मान 10 × y का मान 0 लिख दें। 12 पंचे 60, 60 में एक 0 बढ़ाओगे तो आपको कितना लिखना है 600। ठीक है, तो
तो ए बिंदु पर जेड का मान 600 प्राप्त होता है। इसके बाद आ जाओ ई बिंदु पर। ई बिंदु पर आपको क्या करना है, 5 गुणे 60, 5 गुणे 60 प्लस 10 गुणे 30, ठीक है। तो आपको 6 पंचे 30, 300 ये लिखना है और 300 ये लिखना है, 300 300 आपको 600 लिखना है। क्या लिखना है, 600 लिखना है। और इसके बाद आ जाओ डी बिंदु पर। आप बिंदु डी पर देखो कैसे ज्ञात करोगे, आपको लिखना है 5 गुणे x का मान लिखना है 40 प्लस 10 गुणे y का मान लिखना है 20। तो ये आपका हो जाएगा 5 को 20 मानी 200 प्लस ये भी 200, तो 200 और 200 जोड़ोगे तो आपको यहां पर 400 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो हमें कोनी बिंदुओं पर हमें z का मान मिला, कहां कहां पर अधिकतम है, कहां कहां पर न्यूनतम है, दोनों बातें हमसे पूछी गई है। z का न्यूनतम मान बताइए और z का हमें अधिकतम मान भी पूछा गया है। न्यूनतमीकरण मानी न्यूनतम मान और अधिकतमीकरण मानी अधिकतम मान पूछा गया है। तो आपको देखो सीधा सीधा लग रहा है ये तो भैया न्यूनतम है ही है, इन सब में से ये छोटा है ना छोटा, तो आपको लिखना है न्यूनतम मान, ये लिखना है न्यूनतम मान, ठीक है। और इसके बाद अधिकतम मान देखो 600 है, लेकिन ये है ये दो जगह पर, ये आपका अधिकतम मान है। क्या है, अधिकतम मान, ठीक है। तो यहां पर न्यूनतम मान 300 है और अधिकतम मान आपका 600 है। और ये अधिकतम मान है कहां पर, ए बिंदु पर भी अधिकतम है, ई बिंदु पर भी अधिकतम है। चित्र को देखो ध्यान से, ए बिंदु ये है, ई बिंदु ये है, तो ए बिंदु से ई बिंदु तक ये टोटल इस रेखा पर, एई रेखा पर जो भी बिंदु लिया जाएगा उन सभी बिंदुओं पर आपको अधिकतम मान 600 मिलेगा। एई रेखा ए बिंदु पर भी 600 है, ई बिंदु पर भी 600 है। यहां से चित्र से देखिए, ए बिंदु ये है, ई बिंदु ये है, तो इस एई रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो भी बिंदु लिया जाएगा एई रेखा पर, उस पर आपको अधिकतम मान 600 प्राप्त होगा, जबकि न्यूनतम मान आपको कितना मिल रहा है, 300। तो आपको लिखना है बिंदु सी जिसके निर्देशांक हैं 60,0 पर न्यूनतम मान बराबर कितना, 300, ठीक है। तथा बिंदु ए मतलब ए बिंदु 120,0 तथा ई बिंदु जिसके की निर्देशांक हैं 60,30 पर अधिकतम मान 600 प्राप्त होता है, ठीक है। अतः रेखा एई के प्रत्येक बिंदु पर अधिकतम मान बराबर 600 प्राप्त होता है, 600 प्राप्त होगा या होता है, ठीक। इस रेखा पर कोई भी बिंदु, एई रेखा पर कोई भी बिंदु लिया जाए, सभी बिंदुओं पर आपको यही अधिकतम मान 600 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न में आपसे दो बातें पूछी गई थी कि यहां पर जो z बराबर 5x प्लस 10y दिया गया है, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है और इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है। तो आपको न्यूनतम मान 300 प्राप्त होता है बिंदु सी पर जिसके निर्देशांक आपके 60,0 हैं, और अधिकतम मान दो बिंदुओं पर प्राप्त होता है, ए बिंदु पर और ई बिंदु पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा एई के प्रत्येक बिंदु पर इसका अधिकतम मान 600 प्राप्त होगा, ठीक है भैया, एकदम क्लियर। देखो एक और नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन देखिए, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल देखने में एकदम एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ डिफर होगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या डिफर है। देखो यहां पर हमें निम्न अवरोधों के अंतर्गत जो z बराबर दिया गया है 1.5x प्लस 2.5y, इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है, मतलब न्यूनतम मान ज्ञात करना है। उद्देश्य फलन जो दिया है उसका हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, जबकि अवरोध दिए गए हैं x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जबकि x का मान 0 या 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 या 0 से बड़ा है। तो ये आपको देखो जो अवरोध दिए गए उनको हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं निम्नलिखित अवरोधों को रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो आपको यहां लिखना है x प्लस 3y बराबर में 3, देखो लिखना है यहां पर जो आपका असमका है उसको हम समीकरण के रूप में बना दें, x प्लस 3y बराबर में 3 लिख दें, और इसको जब हम अंतःखंड रूप में बदलेंगे तो आपको x बटे में 3 मिलेगा प्लस y बटे में यहाँ 1 हो जाएगा, बराबर में 1 लिखना है। तो ये वाली रेखा x अक्ष को कहां पर काटेगी, मान लेते हैं a बिंदु पर।
ए बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 3,0 और बाई अक्ष को बी बिंदु पर काटेगी जिसके निर्देशांक होंगे 0,1। ठीक है, इतना ठीक है। और बिल्कुल ठीक सिमिलर तरीके से इसको भी आपको वही काम करना है, x प्लस वाई बराबर 2 लिखना है, रैखिक समीकरण बनाना है, फिर 2 से भाग करना है, आपको मिलेगा x बटे में 2 प्लस वाई बटे में 2 बराबर 1, इस प्रकार से मिलेगा। तो ये वाली रेखा x अक्ष को मान लेते हैं c बिंदु पर काट रही है, इसके निर्देशांक 0,2 हो जाएंगे। y अक्ष को d बिंदु पर काट रही है जिसके निर्देशांक 0,2 हो जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं को एक ग्राफ पर हम प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर देखो हमें करना है x अक्ष ये आपका हो गया, y अक्ष ये हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। अब आपको यहां पर एक रेखा ए बी खींचनी है जिसके देखो ए बिंदु के निर्देशांक 3,0, तो आपका 1 2 3 इकाई यहां पर 3,0 लिख दें, इसको ए बिंदु नाम डाल दें। ठीक है, और एक बिंदु बी बनाना है 0,1, तो यहां पर आपको केवल एक इकाई लेना है 0,1, ये बिंदु हो जाएगा इसके निर्देशांक बी। अब आपको क्या करना है, ए को बी से मिलाना है। इस प्रकार से ये रेखा आपका ए बी देखो तैयार हो गया। इस रेखा ए बी का समीकरण आपको यहां x प्लस 3y बराबर में 3 लिखना है, इतना ठीक है। इसके बाद में ये रेखा आपको x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली जो रेखा हमने बनाई है x प्लस y बराबर 2, इसका भी हमें ग्राफ खींचना है। और ये रेखा है हमारी सी बिंदु के निर्देशांक 2,0, तो ये बिंदु देखो 2,0 है, 2,0 यहां लिख दें। इस बिंदु के का नाम है सी, और एक बिंदु है डी जिसके निर्देशांक हैं 0,2, तो यहां पर 1 और 1 2 ये हो जाएगा डी बिंदु, इसको हम लिख देते हैं 0,2। ठीक है, और इसको हम इससे मिला देते हैं, ये आपका ये डी बिंदु और सी बिंदु इसको मिला दें तो ये रेखा सी डी हो जाएगी। ये देखो सी डी रेखा हो गई। ठीक है, और इस रेखा सी डी का यहां पर समीकरण हम लिख दें x प्लस वाई बराबर में 2। अब x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब आपको पता ही है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y अक्ष के दाईं ओर, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x अक्ष के ऊपर की ओर। मतलब इसका हमें जो प्रथम चतुर्थांश में इसमें x और y के मान यहां पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए बी जो रेखा है उसका हल क्षेत्र ढूंढना है। ए बी रेखा का हल क्षेत्र कैसे ढूंढेंगे, यहां पर आपको यहां पर जो असमका दी गई है x प्लस 3y और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें x का मान 0 लिख दें, y का मान 0 लिख दें, और बराबर बड़ा है कहां से 3 से, तो जो कि बिल्कुल एकदम असत्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है, असत्य। क्यों असत्य लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपका शून्य छोटा होता है जबकि इसमें ये लिखा हुआ है बड़ा, तो ये असत्य लिखा है। इसका मतलब जो ए बी रेखा है इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। तो ए बी रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, मूल बिंदु के ऊपर की ओर, मतलब इधर देखो ध्यान दें, इधर की ओर, इतना ठीक है। ये आपका मूल बिंदु की ऊपर की ओर इसका ए बी रेखा का हल क्षेत्र होगा। इसी प्रकार ये सी डी रेखा है, इसका हल क्षेत्र ढूंढो, तो देखो कैसे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें भी आपको x का मान 0 y का मान 0 लिखना है। तो आप बताओ, ये भी बिल्कुल एकदम असत्य लिखा हुआ है। कैसा लिखा है, असत्य लिखा है ना। तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सी डी रेखा है, इसका भी हल क्षेत्र किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो यहां पर देखो एक दूसरे कलर से हम बना देते हैं, सी डी रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वो भी आपका देखो इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, ये आपका ए बी रेखा का जो सी डी रेखा है उसका भी हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। तो अब आपके पास देखो यहां पर बहुत गौर करो, तो यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका जो दोनों रेखाओं का जो बाउंडेड क्षेत्र है, इन दोनों रेखाओं का जो सुसंगत हल क्षेत्र है वो कौन सा है। देखो यहां पर अभी तक हमने जो फिगर बनाई थी उसमें यहां पर एक बाउंडेड क्षेत्र मिलता था, उसको हम सुसंगत हल क्षेत्र कहते थे। यहां पर सुसंगत हल क्षेत्र तो है लेकिन अनबाउंडेड है, एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है। देखो ध्यान दें, ये आपका ये और ये आपका क्षेत्र लग रहा है ऊपर की ओर जो जा रहा है, क्योंकि ए बी रेखा का हल क्षेत्र ऊपर की ओर है, सी डी रेखा का भी हल क्षेत्र ऊपर की ओर है। और आपको ये तो पता ही है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानी बाई अक्ष के दाईं ओर, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x अक्ष के ऊपर की ओर। तो यहां पर ये जो आपका फिजिबल रीजन मतलब सुसंगत हल क्षेत्र है वो आपको मिलेगा बाई डी, और इस पॉइंट को हम कुछ नाम दें, ई नाम दे देते हैं, ई नाम दें, ई देखो। ठीक है, तो देखो बाई डी ई ए एक्स, ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुसंगत हल क्षेत्र। इसमें हम सबसे पहले ई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, ई बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये रेखा
और ये रेखा, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ई है। तो पहले हम ये x प्लस 3y बराबर 3, ये आपका पहली रेखा है, उसको लिख लें। दूसरी जो रेखा है वो है x प्लस y बराबर में 2। इन दोनों रेखाओं को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु ई के निर्देशांक हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो यहां पर इन दोनों रेखाओं को आपस में क्या करें, घटा दें। घटाने से ये माइनस ये माइनस ये माइनस एक्स एक्स कट जाएगा। 2y बराबर में 1, तो y का मान 1/2 हो जाएगा। y का मान 1/2, तो निश्चित रूप से x का मान कितना होगा, x प्लस 1/2 बराबर 2 लिख दें। तो x का मान हो जाएगा 2 में से आधा घटेगा 3/2। तो यहां पर आपको लिखना है बिंदु ई के निर्देशांक 3/2, 1/2। तो इस ई बिंदु के निर्देशांक आपको कितने मिल जाएंगे, यहां पर देखो, यहां पर एरो लगा के लिख देते हैं। ये है ई बिंदु जिसके निर्देशांक आपको लिखना है 3/2, 1/2, 3/2, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से ई बिंदु के निर्देशांक हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, इन कोणीय बिंदुओं पर देखो ध्यान दें, इसका जो सुसंगत हल क्षेत्र है वो कैसा है, अपरिबद्ध, बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। देखो हमने आपको यहां दिखाना है, लिख के दिखाना है। देखो यहां लिख दें सुसंगत, सुसंगत, सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। सुसंगत हल क्षेत्र है कौन सा, देखो बाई डी ई ए और x की तरफ x, ये होगा सुसंगत हल क्षेत्र है। बाई डी ई ए ई, x लिखो यहां पर, है ना, a के बाद ये क्या है x। सुसंगत हल क्षेत्र बाई डी ई ए एक्स है जो अपरिबद्ध है, जो अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है। ठीक, अतः देखो ध्यान दें, अतः हमें देखो क्या करना है, इनके जो कोणीय पॉइंट हैं इन पर हमें न्यूनतमीकरण करना है। क्या करना है, तो हमें देखो कोणीय पॉइंट कौन कौन से मिले, यहां पर लिख दें कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु मिले वो लिख देते हैं। आपको कोणीय बिंदु मिलता है एक डी, जिसके की निर्देशांक आपके हैं कितने, देखो 0,2 हैं। एक कोणीय बिंदु मिलता है ई, जिसके की निर्देशांक आपने निकाले 3/2, 1/2 हैं। और एक कोणीय बिंदु है आपका सी, जिसके की निर्देशांक आपके पास पता है 2,0 है। ठीक है, 2,0 है। और सॉरी सी नहीं है, सी नहीं है, ई के बाद ए है, ए बिंदु है ना। और ये ए बिंदु, इसके निर्देशांक आपको पता है 3,0 है। और इसके बाद में ये x की तरफ चला गया। तो ये आपके कोणीय बिंदु देखो 3 प्राप्त होते हैं। इन तीनों कोणीय बिंदुओं पर आपको क्या करना है, z की वैल्यू चेक करनी है। यहां पर यहां लिख देते हैं कोणीय बिंदु, क्या लिख दें यहां, कोणीय बिंदु। और यहां पर z का मान देखो, हमें z बराबर दिया गया है 1.5x प्लस में 2.5y। ठीक है, यहां पर कोणीय बिंदु कौन कौन सा है, एक डी बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,2 हैं। एक बिंदु ई है जिसके निर्देशांक 3/2, 1/2 हैं। एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक 3,0 हैं। अब इन तीनों बिंदुओं पर हमें z की वैल्यू चेक करनी है। तो यहां पर देखो ध्यान दें, पहले ये डी बिंदु से हम चेक करेंगे। तो z का मान आएगा 1.5 गुणे x का मान 0 लिखें, प्लस 2.5 गुणे x के सॉरी y, और y का मान कितना 2 लिख दें। तो आपको ये तो 0 मिलेगा, और ये आपका आप 25 दूनी 50 मानी 5 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 5। इसके बाद में यहां पर देखो ई बिंदु पर भी हमें z का मान ज्ञात करना है। तो z बराबर हमें मिल जाएगा 1.5 गुणे x का मान 3/2 लिखें, प्लस यहां 2.5 गुणे y का मान 1/2 लिख दें। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार से देखो 25, 15 या 45, 4.5 प्लस 2.5/2 लिख दें। ठीक है, आपको ये हो जाएगा कितना, 5 2 7 लिख दें। तो ये आपको 7/2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7/2 कहें या 3.5 कह दें। ठीक है, और इसके बाद ए बिंदु पर भी आपको यही सब कुछ चेक करना है कि z का मान कितना है। बिंदु ए पर z का मान मिलेगा 1.5 इंटू x का मान 3 प्लस 2.5 गुणे y का मान 0। तो 15 या 45, 4.5 लिख दें। ठीक है भाई, इतना सब कुछ समझ में आ रहा, बढ़िया। अब बताओ कि किस बिंदु पर आपको न्यूनतम मान मिल रहा है, किस बिंदु पर न्यूनतम मिल रहा है। ये 5 है, ये 4.5 है, ये 3.5 है, ये सबसे छोटा है।
ठीक है, तो ये है आपका न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। अब आप ये देखो कि चूंकि सुसंगत हल क्षेत्र जो है वो आपका अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है, तो ये अपरिबद्ध, अगर सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध होता है तो न्यूनतम मान जो हमने 3.5 निकाला वो मान हो भी सकता है न्यूनतम और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बाउंडेड जब होता है तो कंफर्म होता है कि न्यूनतम हल क्षेत्र आपका ये न्यूनतम मान यही होता है अगर बाउंडेड होता तो। अब यहां पर ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र है वो अनबाउंडेड है। कितना है? अनबाउंडेड। देखो ध्यान दें, इसमें आपके पास अनबाउंडेड क्षेत्र कौन सा है? बाई डी ई ए और ये इधर एक्स की तरफ। ठीक, ये आपका ये सुसंगत हल क्षेत्र है वो अनबाउंडेड है, इसलिए अतः अब आपको क्या करना क्या है, आपको ये z बराबर आपको जो दिया गया है 1.5x प्लस 2.5y ये दिया गया है, इसका हमें न्यूनतम मान मिल गया कितना? 3.5। तो यहां ये z बराबर खत्म कर दें, 1.5x प्लस 2.5y और ये लेस देन इक्वल टू 33.5 लिख दें। ठीक, 5 ये आपका जो z की वैल्यू दी गई है उसका हमें न्यूनतमीकरण मान हमें न्यूनतम मान कितना मिला है? 3.5। तो ये न्यूनतम का निशान लगा के 3.5 लिख दें। और फिर इस रेखा को यदि हम इस ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो देखो किस प्रकार करेंगे। यहां पर सबसे पहले इसका हम इक्वेशन बना लेते हैं। आपको लिखना है 1.5x प्लस में लिखना है 2.5y बराबर का निशान 3.5 लिख दें। 10 का गुणा कर दें अगर तो हमें 1 दशमलव खत्म हो जाएगा। ये 15x प्लस में 25y और बराबर में 35 मिलेगा। और इसके बाद अगर 5 से और भाग करना चाहें तो 5 या 15 मानी 3x प्लस में 5y और बराबर में 5 7 35 7। इस रेखा को अगर हम इस ग्राफ पर प्लॉट करना चाहें तो यहां पर ये वाली रेखा देखो कैसे खींचेगी। यहां पर हम खींच के दिखा देते हैं आपको। ये वाली रेखा अगर इस ग्राफ पर आप प्लॉट करना चाहें तो ई बिंदु से होती हुई इस प्रकार रेखा ये जाएगी। देखो ध्यान से, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से यहां से होती हुई डॉट डॉट करके हमने खींची, ये देखो रेखा आपकी जाएगी। ठीक है, ये वाली रेखा आपकी 3x प्लस 5y बराबर 7 वाली रेखा ई बिंदु से होती हुई यहां से होकर गुजरेगी। और ये रेखा यदि इस फिजिबल रीजन से मानी सुसंगत हल क्षेत्र से होती हुई जाए तो 3.5 इस रेखा का न्यूनतम मान नहीं होगा। तो 3.5 इसका न्यूनतम मान नहीं होगा। z का जो न्यूनतम मान है 3.5 नहीं हो सकता था तब जबकि ये वाली रेखा यदि ये सुसंगत हल क्षेत्र से होकर गुजरती है तो। और यदि ये रेखा देखो ध्यान दें इस ई बिंदु से तो जा रही है लेकिन इस ई बिंदु से इस रीजन से होते हुए नहीं जा रही है ना। और यदि ये ई बिंदु से होती हुई ऐसी चली जाती या ऐसी जाती तो हम ये कह सकते हैं कि सुसंगत हल क्षेत्र से होके जाती, तब ऐसी स्थिति में 3.5 इसका न्यूनतम मान नहीं होता। ठीक है, तो हमने आपको बताया ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि 3.5 इसका न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है ये आपको समझना है। ये तभी हो सकता है जब ये वाली जो रेखा हम ड्रॉ करें तो ये सुसंगत हल क्षेत्र से होकर ना जाए। और यदि सुसंगत हल क्षेत्र से होकर जाएगी तो 3.5 इसका न्यूनतम हल नहीं होगा, न्यूनतम मान नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है कि इसका न्यूनतम मान 3.5 ही होगा क्योंकि सुसंगत हल क्षेत्र से होकर ये रेखा नहीं गुजर रही है। क्या लिखना है? क्योंकि यह रेखा सुसंगत सुसंगत हल क्षेत्र से नहीं जाती है। अतः यहां आपको लिखना है अतः बिंदु ई जिसके निर्देशांक हैं 3/2, 1/2 पर z का न्यूनतम मान 3.5 प्राप्त होता है। ठीक, या 3.5 होगा ऐसे लिख दें। न्यूनतम मान कितना होगा? 3.5 होगा। ठीक, कहां पर होगा? ई बिंदु पर जिसके निर्देशांक हैं 3/2, 1/2। इतना ठीक है। किसी प्रश्न में आपसे ऐसा भी कह सकता है कि यहां पर सुसंगत हल क्षेत्र अनबाउंडेड मिले और आपसे कहा जाए कि इसका हमें अधिकतमीकरण मान बताइए, मतलब हमें z का अधिकतम मान बताना है, तब भी आपको बिल्कुल यही प्रोसेस करनी है।
बस आपको यहां पर क्या करना है, जहां लेस देन है वहां पर आपको ग्रेटर देन का निशान लगाना है, और फिर इसके बाद ये रेखा आपको इसमें ग्राफ में प्लॉट करके ये देखना है कि सुसंगत हल क्षेत्र से होकर ये रेखा जा रही है या नहीं जा रही है। बस इतना ही आपको करना है। अगर सुसंगत हल क्षेत्र से होती हुई ये रेखा जाती है, ये वाली रेखा, तो आपको लिखना है कि इसका न्यूनतम मान, या अधिकतम पूछा जाए तो आपको लिखना है अधिकतम मान। अगर सुसंगत हल क्षेत्र से जाती है तो इसका अधिकतम मान प्राप्त नहीं होगा, और यदि सुसंगत हल क्षेत्र से नहीं जाती है तो आपको लिखना है कि उसका जो अधिकतम मान है, जो भी अधिकतम मान निकले इनमें से जो भी मान आपको निकालने पे बड़ा मान जो मिले वही आपको अधिकतम मान लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके हर प्रकार के हमने केवल 5 प्रश्न बताए, और जिसमें कि सारे प्रश्नों का समावेश किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल जरूर रखें भैया। कोरोना जो चल रहा है वो बहुत भयंकर बीमारी है भैया, उसको आप अपना आप बचाव रखिए, अपने साथ अपने घर वालों के भी साथ इसकी सावधानी जरूर बरतें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और साथ साथ मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। आवश्यक कार्य अगर है तो ही आप घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर पे बैठ के आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं कि भाई अब पता नहीं सर पढ़ाई हम करें या ना करें, क्योंकि एग्जाम होगी या नहीं होगी, दिमाग में कुछ ऐसी भी बातें आ गई। भाई इसके लिए आपको सोचना समझना नहीं है कि हम पढ़ें या ना पढ़ें। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही है। बाय द वे हम मान लेते हैं कि आपकी एग्जाम ना हुई, आपकी एग्जाम ना हो, तो क्या आपको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है? अभी आप जब इसको आप ये मानते हैं कि हम प्रमोट कर दिए गए, हम इंटरमीडिएट पास हो गए और प्रमोट हो गए बिना एग्जाम के, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि हम अब आगे की और कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको एनडीए की टेस्ट देना है, आपको एयरफोर्स का टेस्ट देना है, वगैरह वगैरह, आप आगे की तैयारी करोगे, और वो आगे की तैयारी तभी हो सकती है जब आपको अभी से प्रिपेयर करना है, अपने आप को अच्छा सा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। इसका मतलब आगे के और जो एग्जाम कंपटीशन के देने हैं वो भी आप अच्छी तरीके से कंप्लीट तभी कर सकोगे जब आप अपने अभी यहां से मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कतई मत सोचें कि हम प्रमोट हो जाएंगे अब हमें पढ़ना नहीं है। भैया पढ़ना तो है ही है। वैसे तो प्रमोट होने का यहाँ पर हम ये मानते हैं कि 99% सवाल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हाई स्कूल के एग्जाम ना हो, उन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन इंटरमीडिएट के बच्चे संभवतः प्रमोट नहीं होंगे, चाहे भले ही 2 महीने बाद एग्जाम हो। ठीक है, तो आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और मन लगा के पढ़ाई करें, ताकि आपका अच्छा फ्यूचर हो सके। ठीक है, और इसी शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।